बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में बहुत एक्सटेंसिव किस्म की वीडियोस एक्सपेक्टेड हैं। आज हमारी जो क्लास है वो हमने पढ़ना है रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 सुपरिटेंडेंट FIA की प्रिपरेशन के लिए। 30 सेकेंड में सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें इंग्लिश है, जनरली मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक का पोर्शन है, कंप्यूटर है। एक पार्ट ये है जिसको मैंने ए कर दिया, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35% इसमें जो है ना, मतलब 30 से 35 ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो सारा ला है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973, रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, ऑफिसर्स रेगुलेशन एक्ट 2021, पेपरा जिसको पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 कहते हैं। ये आपका 70% पोर्शन बनता है, मतलब ये मेजर पार्ट है जो कि सिलेबस को चेंज किया है, तो उसमें ये पार्ट ऐड किया है। काफ़ी लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर हिम्मत आप कर लें तो आप आसानी से जो है ना ये सीट निकाल सकते हैं। इसमें आपको दिन रात की मेहनत चाहिए होगी, टाइम थोड़ा है, सिलेबस बहुत लेंथी है। सो हमारा जो आज का लेक्चर है रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, उसमें जो मेरे पढ़ाने का जो तरीकाकार रहेगा, सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रूल्स ऑफ बिजनेस, इसकी फाउंडेशंस क्या हैं। उसके बाद जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बन सकते हैं वो आपको बताऊंगा। उसके बाद इसके की नोट्स, जो आपको छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना के इनको याद करना होगा, इनका एक टिप्स और ट्रिक्स समझ लें, एक आइडिया होता है। क्योंकि जिस तरह से ये रूल्स ऑफ बिजनेस लिखे गए हैं, ये लिखे और तरह से गए हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये सारे रूल्स हैं, पार्ट्स बाई पार्ट्स, यहाँ पे शेड्यूल्स हैं। उसके बाद बाकायदा से यहाँ पे ये एक्ट स्टार्ट हो जाता है। इस तरह करके आपको वर्डिंग मिलेगी। इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं कि आप शायद महीने में भी इस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ पाएँ। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम रूल्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं, फिर हम आएंगे इसके प्रॉपर रूल्स की तरफ। एक एक मिनट आपका यहाँ पे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको आप स्किप नहीं करेंगे। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इसके दो आर्टिकल्स हैं। उसमें आर्टिकल नंबर 90, आर्टिकल 90 और दूसरा है आर्टिकल 99। आर्टिकल 90 जो है ये बताता है अथॉरिटी के बारे में। और कौन सी अथॉरिटी? एग्जेक्टिव अथॉरिटी। मीन टू से सीधा सीधा अगर आप कहें तो ये पावर्स के बारे में बताता है कि जब भी कोई लॉ बनाना है, जब भी कोई फ्रेमवर्क बनाना है, उसकी अथॉरिटी क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी। लेकिन जो आर्टिकल 99 है ये बताता है कि बिजनेस कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा बिजनेस बनाना है और उसको कंडक्ट कैसे करवाना है। उसको कंडक्ट करवाने के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी वो कौन सी होगी। तो जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है वो है बच्चों फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट। सो आर्टिकल 90 बेसिकली ये फ्रेमवर्क के बारे में बताता है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी की पावर के बारे में बताता है। ये बताता है कि जो बिज़नेस होगा उसके रूल्स कौन से बनेंगे, उसको रन कौन करेगा, उसको कौन सी बॉडी आके उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो आगे चलाएगी। तो इन दोनों को जो रूल्स बना के डेवलप किया गया, इसी को बच्चों कहते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। इसको कौन सी गवर्नमेंट हैंडल करती है? सवाल पहला यही बनता है कि फेडरल गवर्नमेंट इसको बनाती भी फेडरल गवर्नमेंट है और चलाती भी फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, कंडक्ट भी फेडरल गवर्नमेंट करेगी, इसकी लेजिस्लेशन भी गवर्नमेंट करेगी, इसके जो लॉज हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट करेगी। और यहीं पे वर्ड ऐड किया जाता है प्रीस्क्राइब्ड का। प्रीस्क्राइब्ड का आगे पूरे लॉ में वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा, प्रीस्क्राइब्ड। जब भी बात प्रीस्क्राइब्ड की बात है तो आप समझ जाएं कि रूल्स के अंदर जो बातें लिखी हुई है उनके बारे में ये बात यहाँ पे ऐड है। तो फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। कौन से रूल्स? रूल्स ऑफ बिजनेस। और 1973 में जब ये रूल्स बनाए जाते हैं तो उस वक्त जो दौर था वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। 14 अगस्त 1973 को, जिस दिन
1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसी दिन ये रूल्स ऑफ बिजनेस जो है ना वो ये भी बनाए जाते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ डेवलप की गई, बहुत सारे डिवीजन्स डेवलप की गई, और हर डिवीजन में आगे सेक्रेटरी लगाए गए, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स लगाए गए, ठीक है। फिर उसके आगे जो मुख्तलिफ रूल्स बनाए गए उनको इम्प्लीमेंट भी करवाया गया। आप बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बना सकते हैं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यही कर लें, आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने की बच्चों ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं इसी बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल्स ऑफ बिजनेस को आगे चलाएगी। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है ना रूल्स ऑफ बिजनेस का, वो बेसिकली आपको समझाना मकसूद है, ज़रूरी है। मतलब ये जो मैं अभी बात आपको बताने लगा हूँ, ये पूरे इस डॉक्यूमेंट की जो है ना, इस डॉक्यूमेंट में आप जो पूरे बात को डिस्कस करेंगे, 58 हमने जो है ना यहाँ पे रूल्स डिस्कस करने हैं, तो उसका ये क्रक्स है, उसका ये पॉइंट क्रक्स है, आपको हर जगह पे जो है ना ये मिलेगा। रूल्स ऑफ बिजनेस में पहली बात जो आती है वो ये आती है कि इन बिजनेस के रूल्स की एलोकेशन कौन करेगा। एलोकेशन मीन टू से कि जब भी फॉर एग्जांपल एक मोटरवे का प्रोजेक्ट बनाना है, अब आपको समझ आ जाए कि एक मोटरवे का प्रोजेक्ट बनाना है, मोटरवे का प्रोजेक्ट बनाना है तो एक इस तरह करके ड्राफ्ट बनाया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, उसमें हर चीज़ मौजूद होगी कि इसमें ख़र्चा कितना आता है, मतलब इसमें बजट कितना लगता है, ठीक है, इसका प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करेगी और मिनिस्ट्री में आगे कौन सी डिवीज़न इसको हैंडल करेगी, उसके बाद मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं वो किस तरह से काम करेंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट किस तरह से काम करेंगे, इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा, ये कितने दिनों में बन जाएगा, किस कंपनी को देना है। तो ये पूरा जो एक ड्राफ्ट जो डॉक्यूमेंट बनेगा जितने भी पेजेस का, इसको कहते हैं बिड। क्या बोलते हैं, बिड, टर्म इस्तेमाल होगी बिड। और ये इसका जो बनाने वाला होगा वो होगा बाइडर। तो मोटरवे का ये जितना जो प्रोजेक्ट है ये किसको एलोकेट करना है, किसको दिया जाएगा ये काम, इसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस। दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्पोजल का, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, कि ये जो मोटरवे का जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली इसको निपटाया कैसे जाएगा, स्टार्ट कब किया जाएगा, दरमियान में कैसे जो है ना वर्कर्स काम करेंगे, ओवरऑल मिनिस्ट्रीज इसके साथ लिंक कैसे करेंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज़ कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, ये ओवरऑल प्रोसीजर का एक तरीकाकार बताता है। तीसरा जो इसमें है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, किस मिनिस्ट्री को दी जाएगी। चौथा इसमें जो पॉइंट है वो है डिवीजन, डिवीजन नहीं सॉरी डिसीजन, मतलब कि इसके ऊपर पॉलिसी कौन बनाएगा, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पे की थी ना, इसके ऊपर पॉलिसी आर्टिकल 90 के ज़रिए बनेगी, आर्टिकल 90 के ज़रिए रूल्स बनेंगे और रूल्स के अंदर जो सारे तरीकाकार होगा और ये गवर्नमेंट जो है ना डिसाइड करेगी। और उसके बाद लास्ट पे है वो है कोऑर्डिनेशन, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आपस में किस तरह से जो है ना वो काम करेंगे, मुख्तलिफ इदारे आपस में। ये 5 हो गए। अब इसको याद करने का तरीकाकार ये है, आप इसको एडी से याद करें और यहाँ पे डीसी रखें और दरमियान में आर कर दें, तो क्या बन जाएगा, ADRDC। एडी डीसी से काम करवाता है थ्रू आर। एडी, ए मतलब एलोकेशन, डी मतलब डिस्पोजल, आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और डी मतलब डिसीजन और सी मतलब कोऑर्डिनेशन। ये रूल ऑफ बिजनेस का स्ट्रक्चर है, इसका फ्लो इस तरह से चलता है, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ तक तो आपको सिर्फ बातें लगी हैं, लेकिन इसी को नीचे अगर लेके आएँ तो ये बच्चों एलोकेशन जो उसकी जाती है मिनिस्ट्रीज़ को जाती है, मिनिस्ट्रीज़ को, जो मोटरवे की जो मिनिस्ट्री है या फिर उसकी जो मुतलका डिवीजन्स हैं, जिसमें प्लानिंग के डिवीजन देखते हैं, लॉ के डिवीजन देखते हैं, पेट्रोलियम के डिवीजन देखते हैं, उनको जाएगा। उसमें आगे मुख्तलिफ सेक्रेटरी काम करते हैं और सेक्रेटरी आगे जो है ना मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज उसका कौन होगा,
मिनिस्टर इंचार्ज कौन होगा, ये हो गया। उसके बाद ये प्रपोज़ल चला जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास, या फिर आप सीधा सीधा कह लें कैबिनेट के पास जाएगा, असेंबली में चला जाएगा। वहाँ पे इसके ऊपर जो है ना लास्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है कि इसके ऊपर डिसीजन होगा कि इसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना, और फाइनली जो है ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तय कर दी जाएगी। और आगे छोटे इदारों का काम है इसको एक्सरसाइज करवाना। दैट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ रूल ऑफ बिजनेस 1973, पूरे रूल का स्ट्रक्चर यही है। उसके बाद जो बात मैंने की है ना मिनिस्ट्री की या फिर डिवीजन की, इसमें भी फ़र्क समझ लें, क्योंकि मैंने पूरे रूल में ये बात करनी है। तो एक तरफ आप रखते मिनिस्टर और दूसरी तरफ रखते डिवीजन। मिनिस्टर बच्चों जो होता है इसका पॉलिटिकल हेड होता है, पॉलिटिकल हेड होता है जिसके पास पॉलिटिकल पावर होती है, ठीक है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर होती है, जो पॉलिसी बना सकता है। जो डिवीजन है इसमें सेक्रेटरी आता है, सेक्रेटरी, और आपको पता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। बेसिकली इसने नीचे काम करवाना होता है, इसने डिसीजन देना होता है, इसने एडवाइस देनी होती है, इसने एग्जीक्यूशन करवानी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है, ठीक है। तो जब भी पूरे रूल में आपकी मिनिस्टर और डिवीजन ये सारी बातें हो ना, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। अब अगर इस पूरे फ्लो को देखना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से आपको पूरा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है कि पहले एलोकेशन होगी, फिर दूसरा रूल ये है डिस्पोजल होगा, फिर दूसरा रूल ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर चौथा ये है डिसीजन होगा, फिर ये है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस है, ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा सेशन ऐसे होता है, मैं ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ क्लासेस, फिर स्टूडेंट्स को इस तरह से देता हूँ, फिर ऐसे टेस्ट देता हूँ, ये तो जनरल बातें हैं, लेकिन ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, जिसको फेडरल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, अब यहाँ से डेफिनेशन निकल के आएगी कि जो बेसिकली रूल्स है ना, रूल्स ये जो टर्म है, इसका जो मेन मुद्दा है उसका मतलब है कि ऑफिशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर, ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन बनती है। अगर पेपर में आ जाती है तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। ये बच्चों कौन सा पार्ट है, ये है हाउ पार्ट, कि ये रूल्स काम कैसे करवाएंगे, इससे आगे काम कैसे होगा। और जो बिज़नेस है, ये हमने एग्जांपल पढ़ी कि एक मोटरवे का प्रोजेक्ट है, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिज़नेस का मतलब सबसे पहले तो हरगिज़ नहीं है कि ये कोई ट्रेड है, ठीक है। बिज़नेस का मतलब बच्चों ट्रेड नहीं है, बिज़नेस का मतलब ट्रेड नहीं है, तिजारत नहीं है। बिज़नेस का मतलब ये है कि ये ऑफिशियल वर्क है, ये ऑफिशियल वर्क है, ये इंस्ट्रक्शंस थी, ये काम है। ये हाउ पार्ट है, ये व्हाट पार्ट है, ये व्हाट पार्ट है, ठीक है। कि हुकूमत करेगी क्या, क्या काम करेगी, कैसे एलोकेशन करवाएगी, कैसे फंडिंग पूरी करेगी, कैसे प्लानिंग करेगी, कैसे कोऑर्डिनेशन करेगी, ये बेसिकली ये फंक्शंस हैं। बिज़नेस को आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट आगे मिनिस्ट्री से, मुख्तलिफ मिनिस्टर से, मुख्तलिफ डिवीजन से, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड से ये काम करवाएगी। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गई कि रूल्स क्या होते हैं, ये भी समझ आ गया कि बिज़नेस क्या होते हैं, ये भी समझ आ गया कि रूल ऑफ बिज़नेस डेवलप कैसे होते हैं, ये भी समझ आ गया कि लेजिस्लेशन कौन करता है, ये भी समझ आ गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया हो गया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो अब रूल ऑफ बिज़नेस को मैं अगर एक ही पॉइंट में कंक्लूड करूँ ना, तो इसमें हमारे पास क्या निकला, इसमें हमारे पास रूल्स आए, दूसरा हमारे पास बिज़नेस आया। रूल्स में हमें पता है कि ये हमारे पास है हाउ पार्ट है कि काम कैसे करना है, उस पर किस तरह से रूल्स अप्लाई होंगे। ये व्हाट पार्ट है कि फंक्शन किस तरह परफॉर्म करने हैं, कौन परफॉर्म करेगा। इन दोनों के मिलाप से यहाँ पे जो पूरा प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर निकल के आता है, प्रोसीजर निकल के आता है, उसी को कहते हैं रूल ऑफ बिज़नेस।
और इसको जो हैंडल करेगी वो करेगी फेडरल गवर्नमेंट, वो करेगी फेडरल गवर्नमेंट। अब आपको सवाल जब आएगा ना कि लेजिस्लेशन कौन करेगा, रूल्स कौन बनाएगा, रन कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा बेसिक आइडिया जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब हमारा हिस्सा आ गया एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स ऑफ बिजनेस में जो पार्ट्स हैं, टोटल 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, टोटल 9 पार्ट्स हैं और इसके टोटल 58 रूल्स हैं, टोटल 58 रूल्स हैं। और तीसरा इसमें है कि टोटल 7 शेड्यूल्स हैं और शेड्यूल में सारी लिस्टिंग की होती है। शेड्यूल में बताया होता है कि कौन से मिनिस्ट्री को ये काम दिया जाएगा, लोकेशन जो है ना किसको की जाएगी। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट उसमें जो है ना वो डिवाइड किया होता है। 9 पार्ट्स, 58 रूल्स, 7 शेड्यूल्स, ये 3 क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, ये आपके पेपर में इसमें से कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। हमारे पास है पार्ट नंबर ए। हमने कहा ना कि 9 पार्ट्स हैं, ये बच्चों ए से लेके आई तक हैं। ठीक है, ए से लेके आई तक पार्ट नंबर ए है। अब पार्ट नंबर ए में जो रूल्स हैं वो ये हैं। पहला टाइटल कमेंसमेंट और एप्लीकेशन का है, दूसरा डेफिनेशन क्लास है, थर्ड एलोकेशन ऑफ बिजनेस, हमने यही बात की। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन्स, जिसमें हमने स्ट्रक्चर की बात की। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, बिड और बाइडर की हमने बात की। ठीक है, ये पार्ट हमने इसमें जो है ना अभी हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला है हमारे पास टाइटल और कमेंसमेंट। टाइटल, कमेंसमेंट और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो टाइटल में हम इसको कहते हैं रूल ऑफ बिजनेस 1973। ठीक है, रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 पूरा इसका नाम आता है। कमेंसमेंट इसकी क्या है, कमेंसमेंट वही है 14 अगस्त 1973। आपको बच्चों 14th का वर्ड यूज़ करेगा या फिर यूज़ करेगा एट वंस। एट वंस का मतलब है जिस दिन ये पास हुआ था उसी दिन ही ये लागू हो गया था। और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबल बच्चों ये है म्यूटेटस, म्यूटेटस म्यूटेंडस, ये वर्ड इस्तेमाल होगा। म्यूटेटस म्यूटेंडस का मतलब ये, अगर मैं आपको दिखाऊं ना कि ये रूल्स तो बने थे 1973 में और अभी ये अपडेट हो चुके हैं, अमेंड हो चुके हैं एज अमेंडेड अप टू 24 अप्रैल 2026। ये लास्ट जो है ना वो जो अमेंड हुए हैं वो जुलाई वाले हैं। ये थोड़ा सा मुझे जो है ना वो ओल्ड वाला है। रूल्स यही हैं, बस इसकी अमेंडमेंट होती जा रही है। ये है इसका म्यूटेटस म्यूटेंडस का जो है ना वो स्ट्रक्चर। क्यों कि ये तब्दील होते रहते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके हिसाब से इनको मोल्ड कर लिया जाता है, इनको चेंज कर लिया जाता है। इसकी एलोकेशन ओवरऑल स्ट्रक्चर है। दैट्स वाई ये टर्म इस्तेमाल होगी म्यूटेटस म्यूटेंडस। इसका मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है ये बिजनेस जो रूल्स ऑफ बिजनेस में मेंशन है इसको कंडक्ट कर सकती है दो तरीकों से, दो तरीकों से। वर्ड लिखा हुआ है ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, और दूसरा लिखा हुआ है डिजिटल, डिजिटल। तो हुकूमत जो है तो नॉर्मली पेपर वाला पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकती है। अब क्योंकि ई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो अब ये इसके ऊपर भी एप्लीकेबल, दैट्स वाई ये अमेंड हुआ है। इसकी वजह से इसको म्यूटेटस म्यूटेंडस कहते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले था ओल्ड सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में क्या होता था कि सबसे पहले जो फाइल्स थी, फिज़िकल फाइल, फिज़िकल फाइल होती थी। ये फिज़िकल फाइल है ना, ये मेरे पास है, ये फिज़िकल फाइल है, मैं इसको टच भी कर रहा हूँ, देख भी पा रहा हूँ। ये फिज़िकल फाइल होती थी तो उसको कोई ना कोई ऑफिसर उसको हैंडल करता था, उसका पूरा प्रोजेक्ट। मतलब कोई सेक्रेटरी कह लें, कोई डिवीजन कह लें, कोई मिनिस्ट्री कह लें, वो इसको हैंडल करती थी, जिसके अंदर जो है ना मिनिस्टर्स आते थे। तो फिर उसके ऊपर फाइनली डिसीजन होता था और पेपर के ऊपर इसकी जो है ना वो एप्लीकेबिलिटी होती थी। अब क्या है, अब ई फाइल्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम आ गया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो अब यही अफसर ई फ़ाइल को खोलेगा, यही सेक्रेटरी ई फ़ाइल को खोलेगा, और जिसने डिसीजन लेना है वो भी ई फ़ाइल के थ्रू और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाएगा। ये है म्यूटेंडस म्यूटेंडस का स्ट्रक्चर। तो ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, चाहे तो फिज़िकल फ़ाइल के ज़रिए, ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए, ओल्ड सिस्टम के ज़रिए इम्प्लीमेंटेशन करवा ले, चाहे तो डिजिटल सिस्टम के ज़रिए पूरा स्ट्रक्चर जो रूल्स ऑफ बिजनेस का है वो डेवलप कर ले। ये था हमारा रूल रूल 1। ठीक है, पार्ट ए में हमने टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन में रूल 1 पढ़ लिया। अब हमारे पास है रूल नंबर 2 है, और ये है डेफिनेशन क्लास का। डेफिनेशन क्लास का जिसमें 20 डेफिनेशंस हैं। असेंबली से ये स्टार्ट होंगी और सब ऑर्डिनेट ऑफिसर पे ये ख़त्म हो जाएंगी। सब ऑर्डिनेट ऑफिसर पे ये ख़त्म हो जाएंगी। और डेफिनेशन क्लास में एक वर्ड लिखा हुआ है रिपग्नेंट का। रिपग्नेंट का यहाँ पे आप देखते भी है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपब्लिक इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हमने देखा कि रूल्स जनरली मैं भी कहता हूँ कि मेरे रूल्स हैं, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस में भी रूल्स लिखे हुए हैं। तो रिपग्नेंट टर्म ये शो करवाती है कि जब भी रूल्स की बात आएगी इस डॉक्यूमेंट में, तो इसका मतलब है ये रूल्स ऑफ बिजनेस की बात हो रही है। ये लीगल टर्म में इसके मतलब और होते हैं, नॉर्मल जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में उसका इसका मतलब और होता है। तो ये हो गया रिपग्नेंट का। तो सबसे पहले है असेंबली। असेंबली तो रूल्स ऑफ बिजनेस कहता है कि इसका मतलब है नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली में जिसकी सीटें इस वक्त 336 हैं। ये हो गया। दूसरा इसमें आता है अटैच्ड डिपार्टमेंट। अटैच्ड डिपार्टमेंट दूसरी इसकी डेफिनेशन ये आती है। अटैच्ड डिपार्टमेंट वही होगा जिसको सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट अटैच करेगी, और उसी डिपार्टमेंट का डायरेक्ट रिलेशन डेवलप होगा जिसको फेडरल गवर्नमेंट अटैच करना चाहती है। मतलब जिस डिवीजन को फेडरल गवर्नमेंट अटैच करना चाहती है वही सिर्फ उस रूल ऑफ बिजनेस को। फॉर एग्जांपल मैंने पीछे मोटरवे प्रोजेक्ट की बात की, मैं कहता हूँ कि जी उसको प्लानिंग डिवीजन जो है ना वो हैंडल करेगी, प्लानिंग डिवीजन। तो इसका मतलब है कि इस रूल्स के साथ प्लानिंग डिवीजन को फेडरल गवर्नमेंट ने अटैच कर दिया। अब सारा का सारा काम डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट और प्लानिंग डिवीजन के दरमियान होगा। फंडिंग कैसे करनी है, कैसे काम को करवाना है, कैसे जो है ना वो बजटिंग करवानी है, कैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है, बाकी कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, ये ओवरऑल जो है ना यहाँ पर तरीकाकार चलता रहेगा। सो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई एक वफाकी दायरा है और इसके साथ जो जुड़ी होती है कोई ना कोई डिवीजन जुड़ी होती है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ होता है। तीसरी इसमें जो टर्म है वो है बिजनेस की। तो हमने देखा कि ये था वट पार्ट। वट पार्ट का मतलब किया है कि जो वर्क है ना फेडरल गवर्नमेंट का वही बिजनेस है, ट्रेड नहीं है। इसमें ट्रेड की बात भी नहीं करनी है आप लोगों ने। चौथी इसमें जो डेफिनेशन है वो है कैबिनेट की। कैबिनेट की और कबीना में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होंगे प्लस फेडरल मिनिस्टर्स होंगे। ये इसमें प्रोविंशियल मिनिस्टर्स नहीं आते। यहाँ पे सवाल बनेगा कि प्रोविंशियल मिनिस्टर इसमें आते ही नहीं आते हैं। फिफ्थ इसमें जो है वो है केस। केस जो मैंने आप लोगों को बच्चों यहाँ पे समझाया है ना, ये वाला था। पर्टिकुलर मैटर था मोटरवे का प्रोजेक्ट बनाना, उसके ऊपर पर्टिकुलर लेवल पे सारी जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस कनेक्टेड हैं, सारे पेपर वर्क सारे कनेक्ट होंगे, दैट्स अ केस। ठीक है, असल में मैटर जो चल रहा होता है, जो प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो बिज़नेस करना होता है, उसकी रेलिवेंट जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जितनी ख़तों किताबत होती है, जितने नोट्स होते हैं, जितने डिसीजंस होते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे जो है ना क्या कहलाता है, वो केस कहलाता है। तो इसमें सिर्फ दो टर्म इस्तेमाल कर लें। तो एक तो कि मैटर है क्या, और मैटर कौन सा, पर्टिकुलर वाला, और उसके साथ आल पेपर्स। आल पेपर्स का मतलब क्या मैंने बताया, ADR
डीसी, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हो गया डिवीजन का। देखो जो गवर्नमेंट है ना वो भी दो तीन तरह की है। एक तो हो गई फेडरल गवर्नमेंट, एक हो गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, थर्ड हो गई लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे जो डिवीजन्स आगे जो कौंसल्स यूनियन यूनिट्स में जो है ना काम करती है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो जो सूबा होता है, सूबे को आगे अगर डिवाइड करें तो आगे मुख्तलिफ डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। आगे डिवीजन्स को आगे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट से आगे तहसीलों में और सब तहसीलों में डिवाइड किया जाता है। तो डिवीजन जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है गवर्नमेंट का, जिसको आप कह सकते हैं कि सेल्फ कंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फेडरल गवर्नमेंट का। कौन सी हुकूमत का? फेडरल गवर्नमेंट का। वो इसके साथ लिंक होगा जिसको हुकूमत यहाँ पे ज्वाइन करना चाहे, जिसको हुकूमत डिक्लेयर करना चाहे, यहाँ पे जिसको हुकूमत जो है ना वो स्पेसिफाई करना चाहे, जिसको हुकूमत पर्टिकुलरली इसके साथ अटैच करना चाहे। सिर्फ उसी डिवीजन की बात करनी है, सारे की बात नहीं होगी इसमें। भाई मोटरवे का प्रोजेक्ट जिस डिवीजन में बन रहा है उसी डिवीजन को दिया जाएगा ना। और सिंपल टर्म में इसको आप फेडरल सेक्रेटेरिएट कह सकते हैं। अगर फेडरल की ज़बान में कहना है तो डिवीजन का मतलब यही होता है, डिवीजन और मिनिस्ट्रीज़ का आप यही मतलब ले सकते हैं। तो अगली जो हमारी हो गई वो हो गई जिसको कहते हैं फेडरल सेक्रेटेरिएट। फेडरल सेक्रेटेरिएट, इसके साथ डिवीजन्स या फिर मिनिस्ट्रीज़ आ जाती हैं। डिवीजन और मिनिस्ट्री को जब आप कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करके बोलेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये फेडरल सेक्रेटेरिएट है, फेडरल सेक्रेटेरिएट है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है गज़ट की। यही गज़ट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये है ना, ठीक है ना, ये पूरा, तो इसको आप कहते हैं जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसको ऑफिशियल गज़ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें छपता है ये। नाइन्थ में है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मतलब बच्चों क्या है? फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद हो गया लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस वही होगा जिसको एक तो प्राइम मिनिस्टर लगा दे, या फिर आप कह सकते हैं जो पार्लियामेंट है, या पार्लियामेंट का जब मुश्तरका या जॉइंट सिटिंग होती है, जब इजलास होता है, तो उस वक्त जो जो भी बंदा उस वक्त पिक किया जाता है, मिनिस्टर पिक किया जाता है फेडरल का, तो वही जो है ना लीडर ऑफ दी हाउस होगा। उसी को ही जो है ना ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, और वही जो है ना सारा बिजनेस जो है ना वो रन करेगा। समझ आ गई कि कौन बंदा रन करता है, उसको कौन देता है, ये पूरी कंसल्टेशन चलती है कबीना की। उसके बाद जो 11 नंबर पे है वो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फ़र्क है लीडर ऑफ हाउस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क है। लीडर ऑफ हाउस में प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी होती है, और यहाँ पे आप प्रेसिडेंट की बात करेंगे कि प्रेसिडेंट जो है ना वो जिस भी लोकल एजेंसी को ये काम देना चाहे वो दे सकता है, ताकि वो डायरेक्टली उसके साथ जुड़ा रहे, डायरेक्ट उसके कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो है ना वो मंशा होगी, तो जो भी लोकल एजेंसी उसके साथ इस काम के साथ जुड़ी होगी उसकी बात होगी। मेंबर्स 12 नंबर पे हो गई मेंबर्स। और मेंबर्स कौन से होंगे? पीछे हमने देखा है कि असेंबली होती है, नेशनल असेंबली, और दूसरा सेनेट, क्योंकि इसमें ही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये सारे होते हैं। तो मेंबर्स का मतलब है इनमें से जो भी इसका मेंबर होगा वो बेसिकली या तो आप असेंबली कहेंगे या फिर सेनेट, और असेंबली में फिर आगे आप नेशनल असेंबली कहेंगे। उसके बाद मिनिस्टर हो गया। ये पीछे मिनिस्ट्री और मिनिस्टर का आपको डिफरेंस मैंने ये बताया है, ठीक है। जो भी फेडरल मिनिस्ट्री होगी उसका जो इंचार्ज होगा वो भी कोई फेडरल मिनिस्टर होगा, और वो किसी मुतलका डिवीज़न का होगा, ठीक है, वो भी किसी डिवीज़न का होगा। और उसमें दो तरह के जो है ना वो मिनिस्टर्स आ सकते हैं। एक होता है कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, और दूसरा आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट।
डिफरेंस आगे आएगा, डॉक्यूमेंट में आपको बनाऊंगा, फिलहाल आप यहाँ पे ये दो करें। ये होता है मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर का मतलब है किसी भी जो है ना वो मिनिस्ट्री का है, किसी भी डिवीजन का है वो। और उसके बाद 14th पे है मिनिस्ट्री, और पीछे हमने देखा था मिनिस्ट्री में डिवीजन्स आ जाती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई एक डिवीजन हो, 1+ एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकता है, पूरा ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस पर आपको रहता है। उसके बाद 15 है मजलिस शूरा। मजलिस शूरा, सबसे पहले तो मजलिस शूरा को पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट बोलते हैं। और ये पार्लियामेंट आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 ऑफ 1973 इसके तहत बनाया जाता है, ठीक है। किसके तहत ये पार्लियामेंट बनाया जाता है? आर्टिकल 1973 का जो 50 है वो है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों जो आता है सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद आप इसमें नेशनल असेंबली, उसके बाद इसमें आप कहते हैं सेनेट। ये है पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ नेशनल असेंबली और सेनेट नहीं आते हैं, पार्लियामेंट में ये तीनों चीज़ें कवर करनी है आप लोगों ने। आप लोग अगर पढ़ते हैं ना कि आर्गन ऑफ द स्टेट किया है, एग्जेक्टिव भी पढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव भी पढ़ते हैं, ये पार्ट्स पढ़ते हैं, तो प्रेसिडेंट इस पार्ट में आप लोगों ने रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लैरिटी आपको नहीं दी गई है कि हैविंग द सेम मीनिंग एज असाइंड देयर टू इन आर्टिकल 50। और आपको ये बात जो है ना आपको पता होना चाहिए कि ताकि जीके भी आपका साथ साथ कवर हो जाए। उसके बाद 16 पे है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको फेडरल गवर्नमेंट मेंशन करेगी, जो रूल के अंदर जो है ना वो फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब है चारों सूबे जो पाकिस्तान के हैं वो इसके अंदर जो है ना वो कनेक्ट हो जाएंगे। 17 है शेड्यूल, 7 शेड्यूल इसके लास्ट पे मौजूद हैं। अगर यहाँ पे आप देखें ना इसके जो शेड्यूल हैं, क्योंकि इसके पेजेस थोड़े हैं तो लास्ट पे जो है ना वो शेड्यूल दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले शेड्यूल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 शेड्यूल हैं इसके टोटल। उसके बाद हमारे पास जो 18 नंबर पे है वो है सेक्रेटरी। मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जो एग्जीक्यूशन करवाता है बिजनेस की। अब सेक्रेटरी का मतलब है कि ये जनरल सेक्रेटरी भी हो सकता है, पहला। दूसरा, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हो सकता है। थर्ड, इसको स्पेशल सेक्रेटरी भी लगाया जा सकता है। स्पेशल सेक्रेटरी, जहाँ पे गवर्नमेंट चाहे कि कोई स्पेशल किस्म का सेक्रेटरी लगाना है तो वो लगा सकती है। किसी भी जगह पे अगर सेक्रेटरी नहीं है तो एक्टिंग सेक्रेटरी वहाँ पे काम करता है। जहाँ पे कोई मिनिस्ट्री या डिवीज़न जहाँ पे बिल्कुल सेक्रेटरी है ही एब्सेंट, तो वहाँ पे सेक्रेटरी जो है ना वो लगाया जा सकता है। जिसमें आगे कहें तो आप ज्वाइंट सेक्रेटरी लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप इसका कह सकते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, या फिर इन दोनों का वो इंचार्ज भी कोई लगा सकते हैं। तो ये 7 किस्म के आप लोगों ने सेक्रेटरीज़ के जो है ना वो पार्ट्स याद रखने हैं। हमेशा लगें कि किसी मिनिस्ट्री में या फिर किसी डिवीज़न में इधर ही होंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। अब जो सेक्शन है, सेक्शन, अब सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो हम रूल्स की बात करें ये सेक्शन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है वो जिस भी यूनिट को सिलेक्ट करती है, जिस भी यूनिट को सिलेक्ट करती है जहाँ पे बेसिकली वो फंक्शन चल रहा है, जहाँ पे वो मोटरवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे वो वर्किंग यूनिट काम कर रहा है, तो उसको कहते हैं बच्चों सेक्शन, ठीक है। जहाँ पे समझ लें कि वो डिवीज़न जहाँ पे ये बिज़नेस चल रहा होगा, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अप्लाई हो रही होंगी, उस स्पेसिफिक पार्ट को कहते हैं सेक्शन। सेक्शन का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आर्टिकल्स। और लास्ट पे हमारे पास आ गया वो है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट ऑफिस। सबऑर्डिनेट ऑफिस का मतलब है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिस है, फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस से हटके है, फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस से हटके है, जिसमें मिनिस्ट्री
जिसमें आप कोई डिवीज़न प्लस किसी भी आप यहाँ पे कोई अटैच्ड डिपार्टमेंट कह सकते हैं, डिपार्टमेंट कह सकते हैं। ये है सबऑर्डिनेट जो है ना वो ऑफिस। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, डेफिनेशंस का भी कंक्लूजन निकाल लेते हैं ताकि आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाए कि मैंने जो आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई हैं उसका जो कंप्लीट मैप है। अभी हम देखते हैं इसका कंप्लीट फ्लो चार्ट जो हमने इन डेफिनेशंस में देखा है, उसको मैं बच्चों 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले पार्लियामेंट, दूसरा हिस्सा मैं यहाँ पे रखता हूँ गवर्नमेंट, स्पेलिंग्स पे आप लोगों ने नहीं जाना। तीसरा मैं आप लिखता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली हमने डेफिनेशन में और अब तक यही 3 पार्ट डिस्कस किए हैं मेजरली। अब यहाँ पे देखें पार्लियामेंट में हम क्या देखते हैं कि इसमें हम असम्बली पार्लियामेंट का हिस्सा है, जिसमें हमने नेशनल असम्बली देखा, मेंबर इस असम्बली के अंदर होते हैं, जिसको हमने मेंबर की बात भी की कि जो असम्बली है या फिर सेनेट होगा, क्योंकि सेनेट भी इसी के अंदर आता है, पार्लियामेंट के अंदर आता है। उसके बाद हमने देखा कि लीडर ऑफ हाउस की डेफिनेशन हमने पढ़ी, लीडर ऑफ हाउस की डेफिनेशन पढ़ी, वो भी इधर आ जाएगा और पार्लियामेंट खुद भी इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। गवर्नमेंट में हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट की बात हुई है, फेडरल गवर्नमेंट की बात हुई है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कैबिनेट की बात हुई है, बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का मतलब कभी ना। उसके बाद यहाँ पे मिनिस्टर की बात हुई है, उसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री की बात हुई है, ये यहाँ पे आ जाएंगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो पार्ट बचेगा उसमें आएगा डिवीज़न, जिसका सेक्रेटरी एक हेड होता है, और डिवीज़न के अंदर वो सेक्शन जो एक वर्किंग यूनिट हमने पढ़ाया। उसके बाद हमने देखा कि कोई अटैच्ड डिपार्टमेंट हो इसी के साथ, या फिर कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस हो। यह है एजेंडा। कंप्लीट आप लोगों को समझ आ जाती है कि यार बेसिकली ये चीज़ें हैं। अभी बेशक आप इनके आप कॉपी करें, इनकी आप पिक्चर्स लें, आसानी से लें, ठीक है। अच्छा, अब एक बात इसमें और ऐड कर लेते हैं कि जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को अब तक पढ़ाई हैं ये सारी रूल के मुताबिक थी। अब जो बनाने वाला इसको कहता है, ये रूल कहता है कि इसके अलावा अगर कोई वर्ड्स या कोई एक्सप्रेशंस यूटिलाइज्ड होंगे जो कि बिजनेस रूल्स में ऐड नहीं हैं, तो इनका भी वही मीनिंग होगा जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लिया जाएगा। मतलब कोई ऐसी टर्म इस्तेमाल होती है जिसका इस रूल ऑफ बिजनेस में उसका वर्ड का जिक्र नहीं है, तो उस वर्ड का मीनिंग वो होगा, फिर उसको कंसल्ट करेंगे कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें हुई हैं ना, फिर उसके ऊपर वो लागू होगा। जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा तो वो रूल ऑफ बिजनेस में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 में है एलोकेशन ऑफ बिजनेस, एलोकेशन ऑफ बिजनेस। पीछे मैंने एलोकेट आपको करके दिखाया बेसिक पार्ट में, मैं अब उसको रिपीट नहीं करूँगा। एलोकेशन ऑफ बिजनेस, एलोकेशन ऑफ बिजनेस किसको एलोकेट किया जाएगा, तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाता हूँ। पीछे हमने पढ़ा कि फेडरल सेक्रेटेरिएट होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, और फेडरल सेक्रेटेरिएट में डेफिनेशन में हमने देखा कि इसमें मिनिस्ट्रीज़ होती हैं प्लस डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, डिवीजन्स होती हैं। तो इन मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन्स में क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट बिजनेस जो है ना, वो गवर्नमेंट बिजनेस होता है, जो प्रोजेक्ट होता है उसको फिर जो है ना बच्चों डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन्स में गवर्नमेंट का जो बिज़नेस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो वो कहाँ जाएगा, किसको एलोकेट होगा, ऑफ कोर्स एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को दिया जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ में वही काम कर रहे होते हैं। दैट्स
रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3 आपको कहता है, यही रूल नंबर 3 आपको कहता है। हमने सिर्फ थोड़ी सी इसमें वैलिडेशन करनी है कि जो फेडरल सेक्रेटेरिएट जो है, अगर शेड्यूल में पूछ ले तो ये बच्चों शेड्यूल नंबर 1 में मौजूद है कि मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन्स इसके अंदर होती हैं। आपसे पूछना कि फेडरल सेक्रेटेरिएट शैल कंप्राइज ऑफ मिनिस्ट्री, डिवीजन, बोथ मिनिस्ट्री एंड डिवीजन, नन ऑफ दीज, तो ये वाला सही है। जो बिज़नेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो शेड्यूल 2 के ज़रिए होगी, शेड्यूल 2 के ज़रिए होगी। ये 2 सवाल बन गए, ये आपके 2 MCQs हो गए। इसी के साथ एक सवाल और बनेगा, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर, कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी, आप ऐसे लगेगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर 3 काम करता है, 1, 2 और 3। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? मिनिस्ट्री क्रिएशन, कोई नई मिनिस्ट्री बनानी है, 1 बनानी है, 2 बनानी है, 3 बनानी है, जितनी भी बनानी है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो मिनिस्ट्री को जो है ना वो बनाएगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिजनेस की, वो भी प्राइम मिनिस्टर करेगा। लेकिन हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि शेड्यूल के तहत, तो शेड्यूल 2 के तहत होगी। उसके बाद तीसरा है कि किस डिवीजन को असाइन करना है, वो भी प्राइम मिनिस्टर करेगा। मिनिस्ट्री नहीं बनानी है, प्राइम मिनिस्टर का काम है। बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्राइम मिनिस्टर का काम है। किस शेड्यूल के तहत करेगा? 2 के तहत करेगा। कौन से डिवीजन को असाइन करेगा, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर ही करेगा, क्योंकि इसी के अंदर आके जो मैंने कहा है कि मिनिस्टर्स होते हैं और मिनिस्टर्स मतलब फेडरल मिनिस्टर्स की बात करनी है। तो ये गवर्नमेंट का वर्क है, ये गवर्नमेंट का वर्क है। समझ आ गई बात? एक एक्सेप्शनल सवाल इसमें आ सकता है, एक एक्सेप्शनल सवाल आ सकता है कि आप सबको पता है कि हर डिवीजन में एक मिनिस्टर बैठा हुआ है और हर मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ने लगाया हुआ है। तो वो डिवीजन जो समझ ले कि अनएलोकेटेड रह जाती हैं मिनिस्टर से, वो किसके पास रहेंगी? तो यहाँ पे बच्चों ऐड कर लीजिए कि नॉन एलोकेटेड या फिर अनअसाइंड कर लें, या फिर नॉन एलोकेटेड डिवीजन्स। उसका अगर इंचार्ज आएगा तो कौन होगा? तो वो भी बच्चों प्राइम मिनिस्टर होगा। और पावर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, पावर को डेलीगेट करना है, पावर को नीचे मिनिस्टर लेवल तक, मतलब प्राइम मिनिस्टर करवाएगा कि आपने फंडिंग ऐसे करनी है, आपने फ़लाँ डिपार्टमेंट के साथ ऐसे कोऑर्डिनेट करना है, आपने फ़लाँ एजेंसी को ये जो है इंस्ट्रक्शन देनी है, आपने रोड ऐसे बनवाना है, स्मूथ बनवाना है, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ऐसे आपने ठीक करना है। मतलब ओवरऑल जो पावर की डेलीगेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, सारा का सारा हुक्मनामा क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर का होगा। सो रूल नंबर 3 आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, इसमें कोई भी बात हमने स्किप ही नहीं की है। तो ये है आपका रूल नंबर 3, एलोकेशन ऑफ बिजनेस है। फेडरल सेक्रेटरी शैल कंप्राइज मिनिस्ट्री एंड डिवीजन शोन इन शेड्यूल 1। प्राइम मिनिस्टर मे व्हेन एवर नेसेसरी कंस्टिट्यूट ए न्यू मिनिस्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर डिवीजन। सो बच्चों ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। मैं अब इस लेक्चर को यहाँ पे इधर ही रोकूँगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर अपलोड भी नहीं होता आसानी से। सो ये आपका जो सिलेबस है जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की है, उसको अगर हम देख लेना। लास्टली सुपरिटेंडेंट FIA का जो सेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसमें ये वाला सिलेबस और ये वाला सिलेबस मुकम्मल आप लोगों को बच्चों करवाया जाएगा। 20 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो है ना इसकी जो है ना वो 3 क्लासेस हुई हैं इंग्लिश की। इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा मैं यहाँ पे लॉ का पोर्शन ऐड करूँगा। पैरेलल आपकी ये क्लासेस चलेंगी, आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, साथ लॉ भी पढ़ाया जाएगा। जब इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर लेंगे या मैथ को स्टार्ट कर लेंगे। जब एक लॉ ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम दूसरे को स्टार्ट कर लेंगे। तो जिस तरह से मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है, इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास बनती है। फिर 7 डेज़ की एक्सेस, ये बात आप लोग जो है ना पहले कन्फर्म करके आइएगा, 7 डेज़ की एक्सेस आपके पास रहेगी।
तो एक हफ़्ता जब आपके पास क्लास रहती है तो आप उसको मल्टीपल टाइम सुन भी सकते हैं, आराम से नोट्स बना सकते हैं, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। वीक में 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट आपका थर्सडे को होता है। वैसे जनरली मुख्तलिफ अकेडमीज़ पे आप देखें ना तो आपको वीकली टेस्ट मिलेगा, वो भी ऑलरेडी बने होते हैं। हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे टेस्ट नए बनते हैं। एक संडे को होता है। एक क्लास बेस्ड टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेना है अकॉर्डिंग टू योर नीड, और जो एग्ज़ामिनर की तैयारी के मुताबिक वो होता है। तो इसमें अभी जो संडे का टेस्ट है वो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स की नोट्स हमने दे दी है, अब स्टूडेंट्स तैयार करेंगे, संडे को उनका टेस्ट हो जाएगा। करंट अफेयर भी तैयार, साथ इंग्लिश की क्लास भी चल रही है, अब लॉ की क्लास है, तो मतलब आपके जो सब्जेक्ट है उसको उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है। तो इसकी जो फ़ीस है, पहले क्योंकि जनरल सिलेबस था उसमें हमने कहा था कि जीके 80% होगा और इंग्लिश 20% है, कोई तो वो तो हुआ ही नहीं है। तो अब इसकी बच्चों फ़ीस जो है वो 7000 है आफ्टर डिस्काउंट, 7000 इसकी फ़ी है। तो स्ट्रक्चर यही है। इंस्पेक्टर की फ़ी जो है वो भी 7000 है, लेकिन अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट दोनों को पढ़ना है तो आपकी फ़ी जो है ना वो 8000। तो ये आपको अकोमोडेट कर दीजिए। इसके अलावा आप में से किसी स्टूडेंट ने इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई किया है, एसएसटी के लिए अप्लाई किया है, तो एसएसटी के स्पेशली इंग्लिश तो आपको पढ़ाई जाएगी, और एसएसटी के स्पेशली जो नोट्स हैं पेडागोजी के कमाल लेवल के होंगे, आप लोगों को इम्तिहान में बहुत फ़ायदा देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट। बाकी चीज़ें आप रब्ता करके जो है ना वो कोऑर्डिनेटर से और एडमिन से पूछ सकते हैं, आपको बाकायदा से गाइड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।